Hello dear NEET and JEE aspirants, this is Anant Arya from Anant Gyan Extra Educare, directed by ex-faculty of Allen Akash Master Classes and Career Point Kota. Today this is the second lecture of electric charges and field. Today we are going to study about the method of charging and Coulomb's law. So let's begin with the lecture. अगर आप लोगों ने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो उसको देख लें. तो देखिए मेथड ऑफ चार्जिंग, दैट इज द फर्स्ट मेथड ऑफ चार्जिंग वी आर गोइंग टू स्टडी, दैट इज अबाउट फ्रिक्शन. सी, if we rub one body with the other body, electrons are transferred from one body to other. मीन्स कि अगर एक बॉडी मेरे पास ये है और दूसरा बॉडी ये है, अब दोनों बॉडी को क्या करते हैं, रब कराते हैं, तो इलेक्ट्रिक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है और इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्जेस आर डेवलप्ड. तो मान लेते हैं कि इस बॉडी से ऐसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया, तो इलेक्ट्रॉन्स आया तो मतलब इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ और चार्ज क्या हो गया, डेवलप्ड हो गया. तो इफ वी रब वन बॉडी विद द अदर, द इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू द अनदर बॉडी, और देयरफॉर ये क्या हो जाता है, हमारा बॉडी क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है. समझे? तो मतलब कि अगर साथ ही साथ हम लोग ये भी ध्यान में रखते हैं कि जो बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, जो बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है उस पर कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आता है. और जो बॉडी मतलब कि जो गेन करता है, मान लेते हैं ये हमारे पास है P है और ये मेरे पास Q बॉडी है. अगर मान लेते हैं P क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, अगर P हमारे पास इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो आई कैन राइट इट एज ये लूज कर रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा. और ये पॉजिटिवली चार्ज, और ये जो Q है वो गेन कर रहा है और इसी कारण से इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. अब यहाँ पर देखिए मैंने कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल्स लिखा है कि दैट पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज. एक हम लोग एग्जाम्पल की बात करते हैं. हम लोग जानते हैं जब हम लोग कॉम्ब को रब करते हैं ड्राई हेयर पे, क्या होता है, फ्रिक्शन के कारण उस पर चार्ज आ जाता है. व्हेन द कॉम्ब इज रब्ड ऑन द हेयर, ड्राई हेयर, देन द इलेक्ट्रिक चार्जेस आर डेवलप्ड ड्यू टू द फ्रिक्शन. और ड्यू टू द चार्ज, अब उस पर्टिकुलर कॉम्ब पे क्या आता है, चार्ज आ जाता है. चार्ज के कारण जब हम लोग जब इस चार्ज बॉडी को हम लोग है ना पीसेस ऑफ पेपर के पास लाते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, अट्रैक्ट करने लगता है, बिकॉज देयर इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द चार्ज बॉडी एंड द न्यूट्रल बॉडी. तो दोनों अट्रैक्ट करते हैं और क्या होता है, थोड़ी देर बाद हम लोग देखते हैं कि वो दोनों अलग हो जाता है. ऐसा इसलिए होता है, द बोथ दोनों अलग हो जाते हैं वॉलेंटली. ऐसा इसलिए होता है बिकॉज जैसे ही दोनों चिपकते हैं तो दोनों पे सेम अमाउंट ऑफ चार्जेस क्या होता है, सेपरेट हो जाता है. दोनों पे सेम अमाउंट ऑफ चार्ज आ जाता है. दैट्स वाई यहाँ पर क्या होता है, वी नो दैट द सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर. और वॉलेंटली हम लोग देखते हैं थोड़ा देर बाद कि तुरंत देखते हैं कि दोनों क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है. मतलब जो पीसेस ऑफ पेपर क्या हो जाता है, अलग हो जाता है. तो ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ऐसा क्यों होता है, तो यही इसका रीज़न है. ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इस प्रकार से फ्रिक्शन कैसे होता है हम लोगों ने समझा. और एक सवाल और मन में डेवलप्ड होता है कि जैसे एक प्लास्टिक स्केल को जब हम लोग रब करते हैं तो हमारे जब हेयर पे रखते हैं तब तो वो हमारा हेयर क्या होता है, अट्रैक्ट करने लगता है, हम लोग ऊपर आने लगता है. बट जब हम एक मेटल स्केल को करते हैं तो ऐसा क्यों नहीं होता है. यहाँ पर रीज़न है कि जब मेटल स्केल पे करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स जो चार्ज या तो चार्ज कहे तो चार्ज जो है उसका सरफेस पे क्या हो जाता है, पूरा आ जाता है. सरफेस पे क्या आ जाता है, पूरा आ जाता है. दैट्स वाई उस पर उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता है दैट ऑन स्केल, जो प्लास्टिक स्केल है. क्योंकि प्लास्टिक स्केल पे जहाँ पर हम कर रहे हैं तो उसी पर्टिकुलर जगह पे ही क्या होता है, चार्ज आता है. और लेकिन मेटल स्केल पे जो भी चार्ज है वो क्या होता है, पूरा डेवलप्ड हो जाता है ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल स्केल. सो यही रीज़न है कि ऐसा इसलिए होता है क्यों कि उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता है मेटल स्केल पे जो कि प्लास्टिक स्केल पे पड़ता है. सिमिलरली यहाँ पर देखिए पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज. यहाँ पे कुछ एग्जांपल है, जैसे ग्लास रॉड. जब रब करते हैं ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ को तो जो ग्लास रॉड है वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव बन जाता है. पॉजिटिव क्यों, वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, चार्ज उसमें आ जाता है. और नेगेटिव चार्ज सिल्क क्लॉथ में. इसी प्रकार से वुलन क्लॉथ में पॉजिटिव, और रबर शूज या प्लास्टिक ऑब्जेक्ट है, प्लास्टिक स्केल है, कॉम्ब है, उसमें क्या जाता है, नेगेटिव चार्ज आता है. ड्राई हेयर और कॉम्ब का एक एग्जाम्पल है. तो ये देखिए कुछ एग्जाम्पल आप लोग याद कर सकते हैं. नाउ लेट्स सी वन क्वेश्चन बेस्ड ऑन फ्रिक्शन. यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है, सिंपल सा है. व्हेन ए पीस ऑफ पॉलीथीन इज रब्ड विथ वूल, जब हम लोग एक पॉलीथीन के पीस को रब करते हैं वूल के साथ,
A charge of -2 into 10 to the power -7 कूलम is developed on polythene. उस पॉलीथीन पे इतना चार्ज क्या हो जाता है, डेवलप्ड कर जाता है. देन क्वेश्चन इज आस्किंग दैट व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मास विच इज ट्रांसफर टू पॉलीथीन. तो फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, सॉल्यूशन इसका अगर करते हैं तो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज अगर देखा जाए तो वी नो दैट Q इज इक्वल्स टू एनी. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ चार्ज बाय द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो Q कितना है, चार्ज कितना आया, दैट इज चार्ज ट्रांसफर्ड इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे N क्या है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड. ये जो N है रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या ट्रांसफर्ड. ठीक, तो Q इज इक्वल्स टू क्या होता है, Q इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज कितना है बॉडी पे 2 इंटू 10 टू द पावर -7 अपॉन एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर 0.6 इंटू 10 टू द पावर -19. देयरफॉर जब हम इसको कैलकुलेट, दोनों का क्या है, इसका यूनिट भी कुलम, इसका भी कुलम, दोनों कैंसिल आउट होके वो हमको नंबर देगा कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया है, ट्रांसफर हुआ है. सो दैट नंबर इज इक्वल्स टू 1.25 इंटू 10 टू द पावर 12. ये इसको कैलकुलेट करेंगे तब ये वैल्यू आएगा. मतलब कि इतना इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, ट्रांसफर हुआ है. जब हम लोग क्या करें, पॉलीथीन और पूल को रब करते हैं तो इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, ट्रांसफर हो रहा है टू पॉलीथीन. फिर वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द मास, अमाउंट ऑफ मास विच इज ट्रांसफर टू पॉलीथीन. सो मास वी राइट एज मास ट्रांसफर्ड टू पॉलीथीन. ये कितना हो जाएगा हमारे पास, दैट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन. तो मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं हमारे पास, दैट इज 1.25 इंटू 10 टू द पावर 12 इंटू मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg. That if we calculate this, that will be equals to 11.38 into 10 to the power -19 kg. So this is the required answer, that is 11.38 into 10 to the power -19 kg. Now the next method of charging is by conduction. So in this process, the process of transfer of charge by contact of two bodies is known as conduction. मतलब दो बॉडी का जब कंटेक्ट आता है, मतलब यहाँ पर समझिए, यहाँ पर कंसेप्ट क्या है, एक मेरे पास न्यूट्रल बॉडी है, दिस इज द न्यूट्रल बॉडी. न्यूट्रल बॉडी कहने का मतलब उसमें यह नहीं है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन नहीं है, इसका मतलब है दैट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन. जैसे एग्जांपल में, जैसे सोडियम एटम है, तो सोडियम एटम क्या हम लोग बोलते हैं, एटम में कितना चार्ज होता है, वी से दैट द सोडियम एटम इज न्यूट्रल. क्यों एटम न्यूट्रल क्यों होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू प्रोटॉन. यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होता है वही प्रोटॉन के बराबर होता है, दैट इज यहाँ पर 11. ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है, मतलब कि इस बॉडी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो दोनों बराबर है. दैट्स वाई ये जो बॉडी, ये हमारा बॉडी क्या है, न्यूट्रल बॉडी है. अब जब हम इस बॉडी के पास एक चार्ज बॉडी कंटेक्ट में लाएंगे, जैसे हम इस बॉडी के पास कोई चार्ज बॉडी हम ऐसे कंटेक्ट में लाए, ऐसे करके जब हम यहाँ पर मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज है मेरे पास, तो जब ये हम पॉजिटिव चार्ज इस पे जब कंटेक्ट में लाते हैं तो ये जो पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट, मतलब कि चला जाता है दूसरे न्यूट्रल बॉडी पर. ये चार्ज हमेशा चार्ज तो फ्लो होता है, तो ये फ्लो हो जाता है टू द न्यूट्रल बॉडी. देयरफॉर अब जब हम दोनों को सेपरेट आउट करते हैं तो देखते हैं कि इसमें से जो पॉजिटिव अमाउंट घट जाता है, मतलब यहाँ पर पॉजिटिव कुछ आ जाता है और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज भी आ जाता है दूसरे जो न्यूट्रल बॉडी था. तो ये हम लोगों ने देखा कि कैसे कंडक्शन हो रहा है. हम लोग स्टेटमेंट में पढ़ते हैं, इफ अ चार्ज, सबसे पहले द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय द कंटेक्ट ऑफ टू बॉडीज इज नोन एज कंडक्शन. इफ ए चार्ज बॉडी इज पुट इन कंडक्ट, मतलब ये जो चार्ज बॉडी, ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास है चार्ज बॉडी. जब ये चार्ज बॉडी इज पुट इन कंटेक्ट विद द अनचार्ज बॉडी, अनचार्ज बॉडी कहने का मतलब कि न्यूट्रल बॉडी, द अनचार्ज बॉडी becomes charged due to the transfer of electrons from one body to another body. इलेक्ट्रॉन्स का या तो चार्ज भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स या तो चार्ज. सिमिलरली अगर यहाँ कहे कि यहाँ पर अगर मेरे पास नेगेटिव चार्ज का बॉडी है और ये न्यूट्रल बॉडी है, तो यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज
इस पे, इस बॉडी पे नेगेटिव चार्ज थोड़ा कम हो जाएगा और इस बॉडी पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए नाउ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फ्लो ऑफ चार्ज डिपेंड्स अपॉन द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल, ये चार्ज का कब फ्लो होगा, जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा। एक एग्जांपल समझते हैं, जैसे कि एक पोल पर जो तार लगे हुए रहते हैं, जब चिड़िया उस पर बैठते हैं तो उसमें उन लोगों को करंट क्यों नहीं लगता है, झटका क्यों नहीं लगता है। ये रीज़न है कि उसका दोनों पैर क्या होता है, वायर पे रहता है, और जो कि सेम पोटेंशियल, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, जीरो होता है, तो कोई करंट कोई चार्ज का फ्लो ही नहीं होगा। जैसे ही उस चिड़िया का एक पैर, अगर मान लेते हैं, अगर बॉडी का कोई भी पार्ट अगर मान लेते हैं कि अगर चिड़िया का पैर अगर है ना वायर पे है, और बाई मिस्टेक क्या हो गया, अगर चिड़िया का अगर पोल आ गया, पंख मतलब उसका थोड़ा सा भी कुछ बॉडी का पार्ट पोल पर सटता है तो उसको करंट लगेगा और वो मर जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस होना बहुत जरूरी है। सो फ्लो ऑफ चार्ज डिपेंड्स अपॉन द पोटेंशियल डिफरेंस। नाउ नेक्स्ट है पॉजिटिव चार्ज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो हमारा जो पॉजिटिव चार्ज है, ये याद रखना है कि पॉजिटिव चार्ज होता है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल फ्लो करता है, वाइल जो नेगेटिव चार्ज है वो फ्लो करता है फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। कंडक्शन में अगर दो कंडक्टर है हमारे पास, इफ शेप साइज एंड मटेरियल ऑफ द टू कंडक्टर अगर सेम रहता है तो चार्ज क्या हो जाता है, उसका एवरेज हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास ये दो बॉडी है और दो बॉडी अगर मेरे पास है, मान लेते इसमें है ना मेरे पास 2 कूलम चार्ज है एंड अनदर बॉडी में मेरे पास 4 कूलम चार्ज है, और जब दोनों को क्या कर कंटेक्ट में लाकर फिर वापस इसको इनिशियल जगह पर लाया जाएगा, तो अगर मान लेते इसके बीच में डिस्टेंस क्या है, r है, ठीक है, r डिस्टेंस है, इसके बीच में क्या है, डिस्टेंस r है, और जब इसको कंटेक्ट में लाकर वापस इनिशियल पोजीशन पे लाया जाएगा, तो अगर शेप साइज और मटेरियल सेम होता है कि दो कंडक्टर या दो कंडक्टर क्या होता है, आइडेंटिकल होता है, देन व्हाट हैपेंस, उन दोनों का एवरेज लेते हैं। मतलब एवरेज कितना होगा, 2 + 4/2 दैट इज 3 कूलम। मतलब दोनों बॉडी पर 3 कूलम चार्ज क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर मेरे पास एक बॉडी ऐसे है, एक बॉडी में मेरे पास +2 कूलम है एंड इन द अनदर बॉडी अगर मेरे पास दूसरा बॉडी में 0 चार्ज है, कोई चार्ज ही नहीं है, मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर है, तो जब इन दोनों को आइडेंटिकल, मतलब दोनों को है ना साथ में लेके आया जाएगा, जब दोनों को साथ में लेके आएंगे देन व्हाट हैपेंस, जब दोनों को साथ में लाएंगे और वापस उसका इनिशियल स्टेज पे रख देंगे, देन व्हाट हैपेंस, उसका आधा मतलब एवरेज दैट इज 1 कूलम इसमें भी 1 कूलम इसमें भी आ जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा भी जाता है एंड वी विल डिस्कस दिस इन दिस आफ्टर डिस्कसिंग द कंसेप्ट ऑफ कूलम्स लॉ। थर्ड मेथड ऑफ चार्जिंग द बॉडी इज इंडक्शन। इंडक्शन क्या होता है, इफ ए चार्ज बॉडी इज ब्रॉट नियर ए मेटेलिक न्यूट्रल बॉडी, इसको हम लोग समझते हैं। अगर हमारे पास एक कंडक्टिंग स्फीयर है, ये हमारे पास इंसुलेटिंग स्टैंड है, ये हमारे पास क्या एक कंडक्टिंग स्फीयर है, हम लोग यहाँ पर नीचे इंसुलेटिंग स्टैंड इसलिए लिखा है सो दैट द होल सिस्टम कैन बी आइसोलेटेड। इफ दिस इज नॉट देयर, अगर ये यहाँ पर नहीं रहता इंसुलेटिंग स्टैंड, देन द चार्जेस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सरफेस, ठीक है, ग्राउंड पर क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। एंड ड्यू टू दिस इंसुलेटिंग स्टैंड द चार्ज कैन, ये जो पूरा सिस्टम होगा वो आइसोलेटेड होगा। अब क्या नेक्स्ट स्टेप हम लोग करते क्या है, दैट एक हम लोग कोई चार्ज बॉडी को इसके पास लाते हैं। We brought a charge body like that. If the body is charged with positive, we brought near it, but it is not in contact. The main important point in induction is the body must be in contact. Body not in contact. बॉडी कंटेक्ट में नहीं रहना चाहिए। वाइल कंडक्शन में क्या होता था, बॉडी को कंटेक्ट करवा के है ना यहाँ पर चार्ज का मेथड ऑफ चार्जिंग होता था, ठीक है। यहाँ पर जैसे इसके पास लाते हैं, क्या होता है कि पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है, तो जो भी इस कंडक्टिंग स्फीयर में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन में से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जो भी नेगेटिव चार्ज है ये यहाँ पर आ जाते हैं, राइट हैंड सरफेस पे आ जाते हैं, और जो भी पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर आ जाता है। एक्चुअली
पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन का मास बहुत ज़्यादा हैवी रहता है, इसके कारण से ये मूव नहीं करता। जैसे ही नेगेटिव चार्ज इधर आता है, ये हम लोग कहते हैं कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ गया। ठीक, नेक्स्ट अब हम लोग क्या करते हैं, क्या ये बॉडी अभी चार्ज हो गया है? नहीं, द बॉडी इज नॉट चार्ज येट बिकॉज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक्चुअली यहाँ पर क्या ये क्या पोलराइज्ड बन गया है। द बॉडी अभी ये क्या है, पोलराइज्ड है। बॉडी इज पोलराइज मतलब डाइपोल बन गया है, पोल्स बन गया है पॉजिटिव एंड नेगेटिव का। यहाँ पर जो है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, या जो पॉजिटिव चार्ज इक्वल्स टू नेगेटिव चार्ज, हैंस द बॉडी इज न्यूट्रल येट। इसके लिए अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग करते क्या है, जो भी इंडक्शन होता है, एक बात ध्यान में रखना है कि द इंडक्शन टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी। ठीक है, अब क्या होता है कि नाउ यहाँ पर क्या गया है, नेगेटिव चार्ज आ गया है, और ये क्या था, अब नाउ ये पॉजिटिव चार्ज था। हम लोग क्या कर देते, अर्थिंग कर देते हैं, अर्थिंग। तो अर्थिंग से क्या होता है, ये अर्थ से हम लोग क्या करते हैं, अर्थिंग करते हैं, और अर्थिंग से क्या होता है, जो अर्थ है वो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है। तो ये जो है इलेक्ट्रॉन क्या जाता है, ऊपर जाता है फ्रॉम ग्राउंड, ये इलेक्ट्रॉन ऊपर जाता है, एंड हेंस ये क्या करता है, इस जो पॉजिटिव साइड है उसको न्यूट्रल करता है, पॉजिटिव। और अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर लाइक दिस है तो करंट का ट्रांसफर लाइक ये होगा। ये जानने की बात है कि जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है उसका अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो होता है। देयरफॉर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे यहाँ जाएगा इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा, और हम लोग लास्ट में क्या होगा, इस बॉडी को फाइनली, ये पॉजिटिव चार्ज था, फाइनली यहाँ पर क्या होता है, फाइनली द बॉडी विल बी इंड्यूस्ड, या बॉडी क्या हो जाता, पूरा चार्ज हो जाता विथ किस नेगेटिव चार्ज से, नेगेटिव चार्ज से इंड्यूस्ड हो जाता इस बॉडी पर पूरा नेगेटिव। तो दिस इज द मेथड ऑफ इंडक्शन। हम लोग एक बार स्टेटमेंट भी पढ़ते हैं, इफ ए चार्ज बॉडी इज ब्रॉट नियर अ मेटेलिक न्यूट्रल बॉडी, एक मेटेलिक न्यूट्रल बॉडी, जब ये मेटेलिक एक न्यूट्रल बॉडी ही था, बस एक मेटेलिक न्यूट्रल बॉडी, अब जब इसके पास इज ब्रॉट नियर व्हेन ए चार्ज बॉडी और ए मेटेलिक, एक कोई चार्ज बॉडी को लाया गया इस मेटेलिक न्यूट्रल बॉडी पे, देन व्हाट हैपेंस, द चार्ज बॉडी विल अट्रैक्ट द अपोजिट चार्ज। ये जो चार्ज बॉडी अपोजिट चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, तो जो भी नेगेटिव चार्ज होगा ये इस तरफ आने लगेगा, और जो भी पॉजिटिव वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, विल अट्रैक्ट अपोजिट चार्ज एंड रिपेल सिमिलर चार्जेस, और सिमिलर चार्ज को रिपेल करेगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा, और एज ए रिजल्ट वन साइड ऑफ द न्यूट्रल बॉडी बिकम्स नेगेटिव, एक साइड इसका नेगेटिव बन जाएगा, एंड वन ऑफ द साइड विल बी पॉजिटिव, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंडक्शन। और लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, एक अर्थिंग का प्रोसेस कर देते हैं, जिससे कि बॉडी क्या हो जाता है, पूरा नेगेटिव। क्यों, हम लोग यहाँ पर बॉडी इज नॉट चार्ज, बॉडी चार्ज नहीं था, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक बॉडी पोलराइज हम लोग कह सकते हैं, या डाइपोल्स बन गया था। क्यों, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो यहाँ पर क्या न्यूट्रल अभी भी था बॉडी। हम लोग को बॉडी को न्यूट्रल नहीं बनाना था, एक्चुअली हम लोग को बॉडी को चार्ज करना था विथ पॉजिटिव चार्ज, इसलिए हम लोग अर्थिंग का इस्तेमाल करके, जो अर्थिंग में से इलेक्ट्रॉन्स गए वो इलेक्ट्रॉन जाकर यहाँ पर इसको, इस पार्ट को न्यूट्रल किए, देयरफॉर ये जो होल पूरा जो कंडक्टिंग स्फीयर में नेगेटिव चार्ज आ गया। दिस इज द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कूलम्स लॉ। In 1785, Charles Coulomb experimentally established the law of electric force. So you can see that on that time, 1785, this person, that is Charles Coulomb, established the law of electric force. So you can see that at that time, when there was no such a technology, this person, Charles Coulomb, has established the law of electric force. So you can see his picture here of Charles Coulomb. Now let's talk about the Coulomb's law. So Coulomb's law actually talks about the force between two charges. The electrostatic, at first I want to aware you about the electrostatic force. I think that you are well aware about that, because you have studied in earlier classes that electrostatic force is the force exerted by one charge to the other charge. तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय वन चार्ज बाय द अदर चार्ज। एक चार्ज क्यू है, एक चार्ज क्यू, मेरे पास अगर एक चार्ज क्यू है, एक चार्ज क्यू है, तो क्यू इस पे फोर्स लगाएगा, तो उसको कौन सा फोर्स बोलेंगे, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसको हम लोग एफ से या तो एफ ई से डिनोट करते हैं। ठीक है, नाउ एक्चुअली है क्या कूलम्स लॉ,
तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द 2 point static charges, the electrostatic force of interaction between the 2 point electric charges is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the product of square of distance between them and acts along the straight line joining the two charges. You have to understand, अगर यहाँ पर मेरे पास एक Q1 चार्ज है और एक Q2 चार्ज है, सो ये जो है एक सेंट्रल फोर्स है, मतलब द फोर्स विल लाई अलोंग द लाइन जॉइनिंग दैम. अगर मेरे पास कुछ ओरिएंटेशन, इसको हम उल्टा कर दें, मतलब कि इस प्रकार से अगर ओरिएंटेशन कर दे, अगर मेरे पास ये Q1 है और यहाँ पर Q2 है, तो इनका जो लाइन जॉइनिंग होगा वैसे ही हम लोग फोर्स, सेंट्रल फोर्स होगा. मतलब कि अगर हम लोग देखें, ये जो Q1 है ये पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है. This both are positive charge, and we know that the positive charge to like charges repel each other. ये पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव चार्ज इसको यहाँ पर रिपेल करेगा एंड दिस पॉजिटिव चार्ज विल रिपेल इट लेफ्ट साइड. लेट द डिस्टेंस बिटवीन दिस आर, ठीक है, दोनों के बीच में डिस्टेंस आर है. नाउ यू हैव टू, आई हैव रिटन वन पॉइंट दैट 2 point electric charges. What are point charges? Coulomb's law is only valid for point charges. I want to write it. It is valid for point charges. Point charges होता क्या है? See, the point charges is defined when the distance between the two particles is much larger than the साइज ऑफ द पार्टिकल. मतलब अगर दो पार्टिकल है, दो चार्ज है और दोनों का अगर डिस्टेंस उनके साइज से बड़ा है तो देन दिस चार्ज इज कंसिडर्ड एज पॉइंट चार्ज. और आगे फर्दर हम लोग पढ़ेंगे कि जैसे रॉड के लिए, तो रॉड भी तो है ना छोटे छोटे पॉइंट से बना होगा, छोटे छोटे पार्ट से बना होगा. हम लोग वहाँ पर इंटीग्रेशन का यूज़ करते हैं फॉर फाइंडिंग द फोर्स बिटवीन द ए पॉइंट चार्ज. अगर मान लेते हैं, हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे कि एक रॉड है इस प्रकार से और यहाँ पर पॉइंट चार्ज है, मान लेते हैं Q चार्ज है, इस पर कैपिटल Q चार्ज है. तो हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे कि हम लोग ग्रेविटेशन में भी पढ़ते हैं कि यहाँ पर हम लोग एक पॉइंट पर, x पॉइंट पर जाके हम लोग एक पॉइंट कट करके इसको इंटीग्रेट फ्रॉम, अगर ये a लेंथ है तो a टू, अगर इसका लेंथ l है तो इंटीग्रेट करते हैं फ्रॉम लिमिट फ्रॉम a टू a प्लस l. दिस विल बी डिस्कस्ड लेटर. नाउ सी हियर, कूलम्स लॉ हम लोगों ने समझा कि ये वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस, एंड पॉइंट चार्जेस वो होता है दैट द डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल्स इज सो मच एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द पार्टिकल. मतलब Q1 इस पे ऐसे फोर्स लगाएगा और Q2 इस पे ऐसे इस तरफ फोर्स लगाएगा, एंड बोथ द फोर्सेस आर अपोजिट टू ईच अदर. अब देखिए, ये Q1 इस पे इस प्रकार से फोर्स लगा रहा है, Q2 इधर फोर्स लगा रहा है, क्योंकि दोनों क्या है, सेम चार्जेस है, पॉजिटिव चार्ज और ये भी पॉजिटिव चार्ज, तो दोनों F और F लगाएगा फोर्स. मान लेते हैं Q1 इक्वल्स टू Q2, अगर मान लेते हैं ये Q और Q है, ठीक है, अगर Q1 अभी Q2 मान लेते हैं, ठीक है, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस दैट इज Q1 Q2 अपॉन द, यहाँ पर देखिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the product of the charges and inversely proportional to the product of inversely proportional to the square of distance. यहाँ प्रोडक्ट नहीं आएगा, to the square of the distance. मतलब जो दो चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर के इनवर्स रिलेशन है. तो जब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को हम लोग हटाते हैं तो यहाँ पर कांस्टेंट आता है दैट इज K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. सो दिस इज द important formula, that is F is equals to K Q1 Q2 upon R square, from which K is called as Coulomb's constant. K क्या होता है? Coulomb's constant. Coulomb's constant, and the value of K is equals to 9 into 10 to the power 9 Newton meter square per Coulomb square. Very important. और यहाँ पर जो K होता है, K is also called, K को हम लोग लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. तो मतलब अगर मेरे पास दो चार्जेस है और दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स निकालना है, हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, K इज फोर्स इक्वल्स टू K Q1 इसमें कितना चार्ज है, Q2 इसमें कितना चार्ज है, अपॉन दोनों के डिस्टेंस का होल स्क्वायर. इट इज वेरी सिमिलर टू ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज
from universal law of gravitation, force is equals to g m1 m2 upon r square. Here the mass is replaced by q. Now see here, ग्रेविटेशन में अगर कोई पूछता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सो द डिफरेंस इज दैट फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में क्या होता है, रिपल्सन और अट्रैक्शन दोनों होता है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स में बस अट्रैक्शन होता है. ठीक है. नाउ एफ इज इक्वल्स टू के q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर, दैट इज के इज इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. और एप्सिलॉन नॉट को हम लोग क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. इसका मतलब क्या होता है, ये जो एप्सिलॉन नॉट होता है ये अपना फील्ड क्या करता है, परमिट करता है टू डिक्रीज द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द टू चार्जेस. अब यहां पर एक बात ध्यान में रखना है, जो एप्सिलॉन नॉट है ये वैक्यूम के लिए, ये वैक्यूम जो फोर्स लिख रहे हैं कि q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर वैक्यूम, मतलब कि एप्सिलॉन नॉट इज, अगर एप्सिलॉन नॉट जितना ज्यादा रहेगा फोर्स उतना कम रहेगा. एप्सिलॉन नॉट जितना ज्यादा रहेगा फोर्स उतना कम होगा. तो वैक्यूम में क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है, ज्यादा होता है. वैक्यूम में एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है, कम होता है, देयरफॉर फोर्स का वैल्यू ज्यादा होता है. तो इन केस ऑफ वैक्यूम यहाँ पर देख सकते हैं फोर्स और एप्सिलॉन नॉट में इनवर्स रिलेशन है. तो वैक्यूम में एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कम होता है. क्यों, देखिए समझते हैं, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कम होता है मतलब एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेसेस का मतलब इट परमिट्स इट्स ऑन फील्ड टू डिक्रीज द इंटरेक्शन बिटवीन द टू चार्जेस. मतलब एप्सिलॉन नॉट जितना कम होगा वो अपना फील्ड उतना कम करेगा, मतलब फोर्स ऑफ इंटरेक्शन सबसे ज्यादा होगा. एक बात ध्यान में रखना है कि दैट फोर इन वैक्यूम ई नॉट इज वेरी लेस, और एप्सिलॉन नॉट अगर कम होगा तो फोर्स का वैल्यू भी ज्यादा होगा दोनों चार्जेस के बीच में. सो दिस इज ऑल अबाउट. अब यहाँ पर देखिए के का वैल्यू हम लोगों ने देखा 9 × 10⁹ मीटर पर स्क्वायर कूलम स्क्वायर. ठीक है. और एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है दैट इज इक्वल्स टू 8.85 × 10⁻12. ये होता है एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू. तो अगर हम लोग देखें पूरे बात कि k इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और k का वैल्यू 9 × 10⁻9 होता है, और एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है वो 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ये हम लोग कर सकते हैं डायरेक्ट फार्मूला से, इसका जो यूनिट है. तो एप्सिलॉन नॉट होता क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. इसका मतलब वो अपना फील्ड परमिट करता है टू डिक्रीज द इंटरेक्शन बिटवीन द चार्जेस. ठीक है. मतलब और साथ ही साथ ये जो एप्सिलॉन नॉट है, जो k है, डिपेंड करता है मीडियम पे, और अगर k डिपेंड करता है मीडियम पे तो एप्सिलॉन नॉट भी मीडियम पे डिपेंड करेगा. देयरफॉर अगर k डिपेंड कर रहा है मीडियम पे, मींस कि वैक्यूम में जो है एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कम होता है. दैट्स व्हाई वैक्यूम में सबसे ज्यादा इंटरेक्शन होता है फोर्स के दो चार्जेस के बीच में. ठीक है. नो और बातें किया जाए तो एप्सिलॉन नॉट का पूछा जाता है व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट, दैट इज m-1 L-3t⁴ and a⁴ वेयर a इज एम्पियर. ठीक है. नो अगर हम लोग बात किया जाए, वी नो दैट अगर दो इलेक्ट्रॉन है मेरे पास, इफ आई हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स, सो क्वेश्चन कम इन द माइंड दैट ये दोनों तो चार्ज है, तो चार्जेस दोनों रिपेल करेंगे, तो दोनों नेगेटिव चार्ज है तो रिपेल करेंगे. और वी नो दैट ई माइनस दोनों के पास क्या है, चार्ज मास भी है, दैट इज 9.1 × 10⁻³ kg. क्योंकि इनके पास मास है तो वी नो दैट फ्रॉम द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दोनों अट्रैक्ट भी करना चाहिए, क्योंकि दोनों के पास मास भी है. तो अट्रैक्ट क्यों नहीं करता, हम लोग बात करते हैं चार्जेस रिपेल करता है, अट्रैक्ट का क्यों नहीं बात करते हैं. तो इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं. देयर आर टोटल 4 फंडामेंटल फोर्सेस. द फर्स्ट इज न्यूक्लियर फोर्स and the second is electrodynamic force, and next is weak force, and the last one is gravitational force.
आई हैव अरेंज दिस इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब सबसे ज़्यादा फोर्स का बात किया जाए, न्यूक्लियर फोर्स सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद इलेक्ट्रोडायनेमिक्स उसके बाद होता है, दैट इज कम अंडर दिस इलेक्ट्रो कुलम्स लॉ, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्जेस। ठीक है, तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का दो पार्ट, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंडर आता है, नेक्स्ट इज वीक फोर्सेस, उसके बाद आता है ग्रेविटेशन। तो इसको मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर के टर्म में, मतलब सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर फोर्स, और आप लोग देख सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे कम होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोग जानते हैं कि F इज इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, वेयर जी का जो वैल्यू है अगर देखा जाए दैट इज इक्वल्स टू, जी का जो वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6.67, जी का जो वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 होता है। ठीक है, वाइल अगर हम लोग के का बात किया जाए, अगर दोनों को कंपेयर किया जाए, जी है और यहाँ पर के है, तो के का जो वैल्यू होता है के इज इक्वल्स टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9। अगर दोनों को कंपेयर किया जाए देख सकते हैं कि के का वैल्यू कितना ज़्यादा है, मतलब अगर के का वैल्यू ज़्यादा है तो इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज मच मच ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। इसी कारण से हम लोग इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू चार्जेस हम लोग क्या करते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक फोर्स को डोमिनेट कर जाता है ड्यू टू द हाई वैल्यू, दैट इज के का देखिए 10 टू द पावर 9 है और 10 टू द पावर माइनस 11 है। So now I am going to discuss about the vector form of Coulomb's law. Here, in this vector form of Coulomb's law, if I make a coordinate system, and this is q1 and this point, this is q2 charge, and here r1 is the position vector of q1 and r2 is the position vector of q2, and by the simple triangle law, this distance is r2 vector minus r1 vector, displacement vector. ठीक है, ये displacement vector है। तो r1 क्या है, r1 इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ q1 एंड r2 इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ q2, वेयर r2 vector minus r1 vector is the distance between q1 and q2. It is just similar to when this q1 and q2 are the two charges and distance between them is r, where तो यही r जो है हम लोग वेक्टर फॉर्म में r2 vector minus r1 vector लिखते हैं। If I write force on 2 due to 1, सो दैट इज इक्वल्स टू F21, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस कितना हो जाएगा, व्हाट इज द डिस्टेंस, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, द मोड में लेते हैं R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का होल स्क्वायर, इनटू डायरेक्शन भी होता है, क्योंकि देखिए हम अगर A वेक्टर लिखते थे दैट इट मीन्स दैट मैग्नीट्यूड ऑफ A इनटू इट्स डायरेक्शन। सो अगर a वेक्टर a कैप इज इक्वल्स टू a वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a, सिमिलर टू दिस आई राइट a कैप, मतलब इसका जो डायरेक्शन भी लिखेंगे n कैप से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्शन इज इक्वल्स टू n कैप जो होगा दैट इज इक्वल्स टू r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर अपॉन इट्स मॉड r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर का मॉड। तो फाइनली आई राइट एज F21 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन मॉड ऑफ R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का होल क्यूब इंटू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। दिस इज द फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, दिस इज द फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, मतलब 1 जो फोर्स लगाएगा इट इज सेंट्रल फोर्स लाइन जॉइनिंग द बोथ द चार्जेस। तो ये क्या है F21 एंड दिस, अगर अब दूसरा बात कर ले, सिमिलरली फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 दैट इज F12 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R1 मॉड ऑफ R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का होल क्यूब इंटू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। तो ये हो जाएगा क्या, F2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा F12 मीन्स फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, मतलब फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 कैसे लगेगा, इस प्रकार से लगेगा फोर्स, दैट इज फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 एंड दिस बोथ द फोर्सेस आर opposite to each other, so I can write as F12 is equals to F21 is equals to F negative of F12. So this is the vector law of vector form of Coulomb's law.
हम लोगों ने एक बार रिकैप करा देते हैं दैट अगर दो चार्जेस Q1 Q2 है और दोनों के बीच में डिस्टेंस R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर है, तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, मतलब जो 2 चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा दैट इज फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, दैट इज फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, मतलब Q1 इस पे ऐसे फोर्स लगाएगा F21 लिखेंगे इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का होल स्क्वायर, साथ ही साथ डायरेक्शन भी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज R2 वेक्टर माइनस R1 अपॉन मॉड ऑफ R2 माइनस R1। सिमिलरली ये ऐसे हो गया और ये सिमिलर टू दिस दैट इज फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। सो नाउ लेट्स डिस्कस वन क्वेश्चन और न्यूमेरिकल ऑन वेक्टर लॉ ऑफ Coulomb's law. Now let's see one question based on vector law of Coulomb's law, vector form of Coulomb's law. So the question is a positive point charge Q1 is placed at a comma 0 and another positive charge Q2 is placed at 0 comma a. Find the force on Q1. So see, so this is the coordinate axis, coordinate system. And if we see here, Q1 is placed at a comma 0. Q1 is placed at a comma 0 means that a comma 0 means that this distance is a, while Q2 is placed at 0 comma a means that it is placed on y-axis, that is 0 comma a. This is Q2 and this distance is what? ये distance क्या है? ये भी distance क्या है? a है. We are required to find the force on Q1. Okay. तो simply from the triangles law I can say that this is R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। तो यहाँ पर देखिए हम R12 लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर ही तो R12 लिखते हैं। सो देयरफॉर यहाँ पर अब देखा जाए तो R1 वेक्टर क्या है, यहाँ पर R1 वेक्टर इज इक्वल्स टू ए आई कैप, ये R1 वेक्टर है तो यहाँ पर R1 वेक्टर क्या है, ए आई कैप, वेयर एज R2 वेक्टर इज ए जे कैप। ओके, अब इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं तो R12 इज इक्वल्स टू ए आई कैप माइनस ए जे कैप। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकाले, R12 का जो मैग्नीट्यूड निकालता है दैट इज √2 टाइम्स ऑफ ए आता है। ठीक है, नाउ सी द फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 दैट इज इक्वल्स टू फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का होल स्क्वायर। द डिस्टेंस विल बी और अब हम लोग को लिखना कैसे है, याद है? देखिए हम लोग नीचे मैग्नीट्यूड R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का होल क्यूब करते थे और ऊपर वेक्टर फॉर्म में लिखते थे दैट इज R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। देयरफॉर हमारा जो फाइनल आंसर इज इक्वल्स टू F12 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर इज that is equals to its magnitude is √2a, so therefore it will be √2a whole cube into sorry ऊपर में हो जाएगा क्या, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, वेयर R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर इज क्या है, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर क्या है, दैट इज इक्वल्स टू ए आई कैप माइनस ए जे कैप। सो इसको सब्स्टिट्यूट ए आई कैप माइनस ए जे कैप। सिंपल इसका जो आंसर है कुछ इस प्रकार से हो गया। तो हम लोगों ने देखा वेक्टर फॉर्म ऑफ कुलम्स लॉ देखा, साथ ही साथ हम लोगों ने एक क्वेश्चन डिस्कस किया कि हम जो कंसेप्ट है और क्लियर हो जाए। सो हम लोगों ने किया क्या, एक बार रिकैप करा देते हैं दैट दिस इज Q1 दिस इज Q2, ये एक्स एक्सिस पे Q1 था और डिस्टेंस a था। हम लोगों ने इसको R1 आई कैप इज इक्वल्स टू a, R2 वेक्टर इज इक्वल्स टू ए जे कैप and R12 that is R1 vector minus R2 vector is equals to ai cap minus a j cap। मॉड निकाला तो √2a आया। और सिंपल हम लोगों ने जैसे फॉर्म देखा था कुलम्स लॉ ऑफ F12 is equals to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर अपन ये लिखा था। तो इसका जो वैल्यू है वो सब्स्टिट्यूट करके R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर पता था, सब्स्टिट्यूट किया, साथ ही साथ R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर ए आई कैप माइनस ए जे कैप। सो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। So now let's discuss one more question based on Coulomb's law. This question says that there are two particles each with a charge of 1 microcoulomb are located 3 centimeter apart in air. What is the electric force between them? So if you see the solution, its diagram is like this. If this is a particle
अनदर पार्टिकल, और ये 1 माइक्रोकूलम इस पे चार्ज है, इसमें 1 माइक्रोकूलम चार्ज है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द पार्टिकल इज 3 सेंटीमीटर। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। डिस्टेंस क्या है दोनों के बीच में, 3 सेंटीमीटर। सो जस्ट सब्स्टिट्यूट करते हैं के का वैल्यू, दैट इज कूलम्स कांस्टेंट, दैट इज 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 कितना है 1 माइक्रोकूलम, एंड यहाँ पर यूनिट ध्यान में रखना है 1 माइक्रोकूलम इज इक्वल टू 10⁻⁻6 कूलम, वेरी स्मॉल चार्ज 10⁻⁻6 कूलम। तो हम दो बार है, दैट मीन्स इट विल बी इक्वल टू 10⁻⁻12 अपॉन आर, डिस्टेंस बिटवीन दैम इज 3, तो 3 3 जो 9 इंटू 10⁻3 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻2 मीटर, दैट मीन्स its square will be 10⁻⁻4. So if we calculate it, it will equals to 10 Newton. I want to tell one significance from this question, or a fact from this question, that अगर हम यहाँ पर 1 माइक्रोकूलम की जगह 1 कूलम लेते तो देखिए क्या आता। अगर इसी की जगह हम 1 कूलम लेते, 1 कूलम, तो यहाँ पर जो फोर्स आता कितना, अगर दोनों के बीच में 1 मीटर का डिस्टेंस है तो F इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, दैट इज के क्या है 9 इंटू 10⁻9, 9 इंटू 10⁻9 इंटू 1 अपॉन डिस्टेंस 1 का स्क्वायर, 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन। आप लोग देख सकते हैं कि कितना बड़ा ये यूनिट है फोर्स, देखिए कितना ज़्यादा फोर्स है। 1 कूलम इज द वेरी बिगर यूनिट ऑफ चार्ज, फ्रॉम दिस आई कैन से दैट। तो क्वेश्चन में हम लोग जब देखेंगे जेई मेंस के क्वेश्चन में, मोस्ट ऑफ द जगह वहाँ पर 1 माइक्रोकूलम लिखा होगा, क्योंकि माइक्रोकूलम अगर देख सकते हैं, अगर कूलम ही लिखेंगे तो बहुत बड़ा चार्ज है, इतना समझ रहे हैं चार्ज 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन चार्ज है, और हम लोगों ने मीटर में डिस्टेंस दिया है। सो हम लोगों ने देखा कि हाउ टू कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस। तो 2 चार्जेस के बीच में 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस था, तो हम लोगों ने फोर्स निकाला, दैट इज 10 न्यूटन। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन, एंड दिस आई वांट टू टेल यू द फैक्ट अबाउट 1 कूलम चार्ज, दैट इज द वेरी बिगर यूनिट ऑफ चार्ज। So now let's discuss one more question based on Coulomb's law, that is a charge। और ये जो क्वेश्चन है, this question was also asked in JEE Main 2021। सेम कंसेप्ट पे, मतलब सेम ही क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन आया था। This question says that a charge Q is divided into 2 parts such that they experience maximum force एट अ सर्टेन डिस्टेंस, कोई सर्टेन डिस्टेंस पे फाइंड द डिवीजन ऑफ चार्जेस। मतलब कहने का मतलब है, अगर मेरे पास Q चार्ज है तो Q चार्ज को हम किस तरह डिवाइड करें कि मैक्सिमम फोर्स दोनों के बीच में हो। सो अगर हम लिखते हैं सॉल्यूशन में, फोर्स इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, तो मान लेते मेरे पास Q चार्ज था, लेट वन ऑफ द चार्जेस डिवाइड किए, तो लेट वन ऑफ द चार्ज विल इक्वल्स टू Q, दैट अदर चार्ज विल बी इक्वल्स टू Q माइनस स्मॉल q। ओके, सो आई विल राइट इट एज K स्मॉल q इंटू कैपिटल Q माइनस q अपॉन आर स्क्वायर, दैट इज फोर्स। ओके, सो if we further write it is K Q कैपिटल Q माइनस Q स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अगर यहाँ पर देखा जाए कांस्टेंट क्या क्या है, आर भी कांस्टेंट, के भी कांस्टेंट है, और कैपिटल क्यू भी। यहाँ पर मतलब कि जो फंक्शन एफ इज ए फंक्शन ऑफ स्मॉल क्यू। सो लेट्स डिफरेंशिएट द फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल क्यू, सो दैट वी कैन गेट द मैक्सिमम फोर्स बिटवीन द मैक्सिमम फोर्स। सो देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे, तो डी एफ अपॉन डी क्यू, और ये जो के अपॉन आर स्क्वायर ये तो पूरा कांस्टेंट है, इसका तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। सो क्यू स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू को डिफ्रेंशिएट करेंगे, दैट विल बी क्यू माइनस 2q इज इक्वल्स टू 0 फॉर मैक्सिमम। सो q इज इक्वल्स टू 2q, देयर फॉर स्मॉल q इज इक्वल्स टू q/2। मतलब कि अगर हम देखें स्मॉल q क्या है, मेरे पास q/2 बन गया, और कैपिटल Q माइनस q, मतलब स्मॉल q को जब q/2 रखते हैं तो ये मेरे पास q/2 और ये भी q/2 आ गया। मतलब कहने का मतलब है, यहाँ से हम बोल सकते हैं कि रिजल्ट या कंक्लूजन है, अगर मेरे पास एक कोई चार्ज Q है कैपिटल Q, तो उसको अगर हमको डिवाइड करना है सो दैट वी गेट द मैक्सिमम फोर्स, तो उसको आधा में डिवाइड करेंगे।
अगर मेरे पास 2q है तो इसको q और q में डिवाइड करेंगे फॉर गेटिंग द मैक्सिमम फोर्स। 3q है तो कितना में 3q/2 3q/2 पे डिवाइड कर देना है। तो सिंपल है, 4q रहता था 2q में डिवाइड करते हैं, मतलब आधा आधा में डिवाइड करते हैं। तो ये सेम क्वेश्चन आया था जेईई मेन 2021 में, और आगे भी ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या बोर्ड्स में पूछा जा सकता है। लेट्स डिस्कस वन मोर क्वेश्चन बेस्ड ऑन कूलम्स लॉ। Question number 4, that is, if the distance between two equal point charges is doubled and their individual charges are also doubled, then what happened to the force between them? तो सबसे पहले मान लेते हैं कि मेरे पास ये Q है और Q है और दोनों के बीच में डिस्टेंस R है। तो इस केस में जब हम फोर्स निकालते हैं दैट इज इक्वल्स टू Q/R², मतलब KQ²/R²। अब एफ डैश निकालते हैं। अब फाइनल अब क्या हो गया है, मैंने किया क्या है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इट सेज दैट टू इक्वल पॉइंट चार्जेस, द डिस्टेंस बिटवीन टू इक्वल पॉइंट चार्जेस, इक्वल पॉइंट चार्जेस इसलिए मैंने यहाँ पर क्यू और यहाँ पर भी क्यू लिखा है। अब बोल रहा है कि डिस्टेंस दोनों के बीच में क्या किया, डबल कर दिया गया, मतलब अगर पहले आर था अब 2r कर दिया गया है, और जो चार्ज था इंडिविजुअल अब उसको भी डबल कर दिया गया, मतलब ये भी 2r हो गया, ये भी 2r हो गया। सो अब एफ डैश क्या होगा, एफ डैश इज इक्वल्स टू KQ1Q2/R²। कहने का मतलब K इंटू Q क्या है, अब ये 2Q हो गया, 2Q और ये भी 2Q, तो 2Q इंटू 2Q अपॉन डिस्टेंस क्या हो गया 2R का होल स्क्वायर, मतलब 2R इंटू 2R, तो 2 कट गया, हमारे पास रिजल्ट आया KQ²/R²। तो देख सकते हैं कि इज देयर इज एनी चेंज बिटवीन F एंड F डैश, तो देयरफॉर आई कैन से दैट F इज इक्वल्स टू F डैश। तो क्वेश्चन में वही पूछ रहा है व्हाट हैपेंस टू द फोर्स बिटवीन देम, मीन्स दैट अगर हम क्या करते हैं कि दोनों चार्ज इंडिविजुअल चार्ज को डबल कर देते, साथ ही साथ डिस्टेंस को भी डबल कर देते, तो फोर्स विल रिमेन द सेम। सो दिस इज द आंसर, दैट फोर्स रिमेन्स same. This is the answer of this question. So this is all about today. In this lecture we have discussed about the how to charge a body as well as about the Coulomb's law, and I have discussed very different questions on the Coulomb's law. So in the next lecture I will discuss about the dielectric constant. Thank you.